नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करने वाले हैं। आज 15 अगस्त का दिवस है और 15 अगस्त के दिवस के दिन आज अपन कक्षा 8 का जो है पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हर बार मैं आपको इंडेक्स करवाता हूं, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा सा आपका समय जाया होता है और आज हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर विज्ञान का जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्यारे मित्रों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आपका रीट हो, सीटेट हो। हालांकि यहां से कम प्रश्न, बाकी आपके पुलिस के एग्जाम हो। एक बड़ा एग्जाम आपके सामने आने वाला है, वो है पशुधन सहायक का, जिसमें कृषि से संबंधित चीजें आएगी। उसके अलावा प्यारे मित्रों राजस्थान पुलिस का, उसके अलावा बहुत सारे केंद्रीय सरकार के एग्जाम जिनमें इन चैप्टर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता होना जरूरी भी है। इसमें आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, वो सभी एग्जाम्स इसमें सम्मिलित होते हैं। मैंने हो सकता है कोई एग्जाम का नाम लिया हो और ये चीज़ सिलेबस में ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो कि आपस में इंटरलिंकिंग होती है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरी देखना और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखा सहेलियों के साथ इसको शेयर करना। शुरुआत करते हैं। बोलो श्याम बाबा की जय। जय हिंद, जय भारत। और आज स्वतंत्रता दिवस भी है और स्वतंत्रता दिवस की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और अपने दोस्तों को भी आप हार्दिक शुभकामनाएं दो। अपने लिए गर्व का विषय है, अपना राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन किसानों की बात करना, जय जवान जय किसान की बात करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की क्लास लेके आए हैं। बात करने वाले हैं, ये क्या कहता है कि ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत के कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दरांती, बेलचा और हल। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, जैसे आपके पाचन हो गया जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, श्वसन जिसको रेस्पायरेशन, और उत्सर्जन जिसको एक्सक्रेशन बोलते हैं, इनमें संपादन करते हैं। और हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। सही बात है, यानी कि बहुत सारे जो जीव होते हैं, यानी कि हम जो लोग होते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं यानी कि कॉर्निवोरस होते हैं, और बहुत सारे हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों प्रकार के जीव हमारी प्रकृति में है ना दोस्तों। बात करने वाले हैं, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अगला आ जाता है कृषि पद्धतियां। ये अपना पहला पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट आते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जहां जहां आपको ब्लैक पेन से दिखे उनको वही अंडरलाइन हमको कर लेना चाहिए। यहां बात कर रहा हूं लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। यानी कि शुरू में हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो मनुष्य था, मनुष्य नामक एनिमल या मनुष्य जंतु जो था, जिसको हम भी एक एनिमल ही है इसलिए मैं मनुष्य को एक एनिमल बोल रहा हूँ। जो एनिमल था मनुष्य, वो क्या करता था शुरू में? हो सकता है कि वो कार्निवोरस था, लेकिन हो भी सकता है कि वो बिना पकाए ही भोजन करता हो।
फिर हम लोग ऐसा भी हम लोगों ने सुना है छोटी कक्षाओं में कि जो आदि मानव था, और आदि मानव किसको कहते हैं, जिसने पूर्ण विकसित, पूर्ण तरीके से जो है पूर्ण मैच्योर नहीं हुआ हो, या फिर उसकी मानसिक योग्यता आज के मानव से बहुत कम हो सकती है। हालांकि उसने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे आग का आविष्कार एक आविष्कार है। तो हमने हमारे टीचर से ये सुना कि सर, कि बच्चों, आदि मानव जो होता था वो पहले साधारण जंतु को जो है वो किसी लकड़ी वगैरह से मार के खा जाता था। फिर एक दिन जंगल में उसने चिंगारी जलाई, आग लग गई, और उसमें जंगल में आग लगने से बहुत सारे जीव उसमें जल के राख हो गए। अब बहुत सारे जीव जो है वो जल गए उसमें, तो उनकी बाहरी आवरण जलने से अंदर का जो मांस था वो पक गया। तो उसको उसने खाया तो उसमें कुछ कुछ ना कुछ उसको टेस्ट में डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। तो उसने फिर ऐसा किया। फिर धीरे धीरे गेहूं की खोज हुई। ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। कालांतर में खेती कर जो है वो चावल, गेहूं व अन्य उत्पादों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है। जब एक ही किस्म को, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा फसल की, और ये हमने भी पढ़ी है भाई, है ना। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाई जाए तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल। अब जैसे मैं यहाँ पे गन्ने का कोई खेत है मेरे पास, और गन्ने के खेत में मैं यहाँ एक गन्ना लगा दूं और यहाँ एक गेहूं लगा दूं, यहाँ एक गन्ना लगा दूं, यहाँ एक गेहूं लगा दूं, ठीक है, और यहाँ गाजर लगा दूं इधर, ठीक है, एक जगह गाजर लगा दिया, एक गाजर यहाँ लगा दिया, तो ये एक फसल नहीं होती है। ठीक है, वो पौधे तब तक पौधे ही कहलाते हैं जब तक वो फसल में कन्वर्ट नहीं होते। फसल के लिए मुझे पूरे खेत में प्यारे मित्रों एक ही समान और एक ही जैसे जो है बीज के पौधे लगाने होंगे, तो वो फसल होगी। ठीक है, यानी कि एक खेत में जो सभी पौधे लगाए हैं वो सभी अगर गेहूं के हैं तो गेहूं की फसल। ठीक है, आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। ठीक है भाई, बहुत सारे बगीचे लगाते हैं। बगीचे में जो है वो क्या लगाते हैं, फल लगाते हैं, यानी फ्रूट के पौधे लगाते हैं। एक मिनट। तो बहुत सारे किसका, फ्रूट या फल के पौधे लगाते हैं, और बहुत सारे क्या करते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, है ना। और बहुत सारे क्या लगाते हैं, अन्न के पौधे लगाते हैं, यानी धान के। तो अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, भारत मेरा देश भी है, भारत एक विशाल देश भी है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। सही बात है। अब जैसे हम लोग बोले, मैं मानिसराम की बात करता हूँ। आपने नाम सुना है मानिसराम का, या चेरापूंजी का नाम सुना होगा, या फिर उस साइड के जो आपके ज्यादातर कौन सा क्षेत्र आ गया, वो पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र के जो ज्यादातर जगह है वहां बारिश ज्यादा होती है। आपने देखा है भाई, अपन जाते हैं मानिसराम, जाते हैं सिक्किम, गंगटोक, मतलब उस तरफ की जो जगहें हैं वो जगह पर बारिश थोड़ी सी ज्यादा होती है। हम लोग राजस्थान में आ जाते हैं, हालांकि राजस्थान में भी अभी बहुत बाढ़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान में हम लोग आ जाते हैं। राजस्थान के पश्चिम में जैसे जैसलमेर वगैरह हो गए, तो उस तरफ की जो जमीन है वो थोड़ी सी अलग है, और वहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा सा शुष्क है ना। लेकिन राजस्थान में ही हम लोग अगर देखें कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इस तरफ के क्षेत्र में जाए तो वहाँ ज्यादातर नदियां हैं, और नदियां जहाँ होती है जहाँ बारिश होती हो, और वहाँ बारिश होने के कारण वहां का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा वो आर्द्र है ना। आर्द्र मतलब कि थोड़ा उसमें नमी है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में अलग अलग जो है वो एक परिस्थिति होती है, और जलवायु परिस्थिति जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, थोड़ा सा देखो समझाने में, मुझे कोई चीज है ना जबान पे नहीं आती तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बाकी मैंने जो चीज समझाई है ना वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के की फसलें उगाई जाती है। सही बात है भाई। मैं राजस्थान की बात, अगर हम लोग उधर की बात करें जिस तरफ चाय बनती है, चाय किधर बनती है, हम लोग नहीं बोलते कि ये चाय कहाँ की है, कहाँ की है बताओ, चाय कहाँ बनती है,
जैसे हम लोग बात करें कि चाय जो है वो उस तरफ की फेमस है, पूर्वी क्षेत्र की, है ना। चाय पूर्वी से क्षेत्र की फेमस है, लेकिन हम राजस्थान का बाजरा फेमस बताते हैं। तो जगह जो है, हर जगह जो है वो आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती है। ठीक है। बात करें हम लोग, इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों के दो वर्गीकरण होते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं, जैसे खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जिसे वर्षा ऋतु में बहाई जाती है, बोई जाती है, बोई जाती है, और उसे खरीफ की फसल कहते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और भारत में जो है वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। आपको मैं बता दूं, यहां से जो है डायरेक्ट प्रश्न आता है। आपने रीट में देख लिया होगा, सीधा प्रश्न यहां से आता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें, तो आसाम में चाय पाई जाती है। मुझे देखो वहां पे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। तो आसाम सबसे ज्यादा, आपको आपने सुना होगा ना, तरोताजा आसाम की चाय। थोड़ा सा देखो मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी मुझे याद आ गया। ठीक है। रबी की फसल की बात करते हैं। शीत ऋतु में जो है रबी की फसल पाई जाती है, जिसमें अक्टूबर से मार्च तक का क्षेत्र आता है। और इसमें उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जिसमें गेहूं बोते हैं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती है। उसके अलावा एक फसल आती है जायद की फसल, है ना, वो मैं अलग से बता रहा हूँ। जायद की फसल, जब आप लोग खरबूजे खाते हो, मतीरे खाते हो, घास वगैरह, है ना, तो वो जो फसल होती है वो जायद की फसल होती है। और हम लोग ये चीजें कब खाते हैं, जब गर्मी आने से थोड़े दिनों पहले। तो यानी कि आपके ये जो फसल है ये कुछ दिनों के लिए ही होती है, मंथ 2 मंथ में आपकी पूरी की पूरी फसल निपट जाती है और काम उसका हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आधारिक फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, और धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है। जैसे गेहूं, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय की अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली आप अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए हुए हैं कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। भाई आपके खेत में सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, से मिट्टी डालेंगे, मतलब ये जो है आपका खेत है, अब यहाँ से कोई फसल काट ली गई है तो पहले इसमें हल चलाएंगे। हल चलाने के बाद वो जो मिट्टी है वो थोड़ी खोखली होगी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े दिनों तक पड़े रहने देंगे। फिर इसमें अगर कोई कीड़ा जो है कचरा काटा है उसको निकालेंगे। और उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, बुआई। बुआई का मतलब क्या होता है, बुआई में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है धान डालेंगे। खेत में जो धान या जो चीज उगानी है वो डालेंगे। अब जैसे पौधे बड़े हुए, फिर हम क्या करेंगे, खाद और उसमें उर्वरक देंगे। अब उर्वरक और खाद क्या होंगे, जिसकी जरूरत पौधे को उगाने के लिए होती है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम खाद और उर्वरक जो है, जैसे नाइट्रोजन जिसमें पाया जाता है, या फिर फास्फोरस, ये जो चीज़ें पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है वो चीज़ें हम लोग देते हैं। फिर उसकी सिंचाई भी करते हैं। फिर जैसे मान लो कि अवांछित कोई पौधे उग गए, खरपतवार बोलते हैं उसको, खरपतवार उग गए, खरपतवार को निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कटाई करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, भंडारण। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे मित्रों। बात करेंगे मिट्टी तैयार कैसे करेंगे। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि के गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी जो है उसमें गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे को जड़ों की को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक है। यह जीव किसानों के मित्र है, इसलिए हम लोग केंचुए को क्या कहते हैं, किसान मित्र कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर पोला कर देते हैं। ठीक है। तथा होमिस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना ही क्यों आवश्यक है।
आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल और वायु कुछ तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे व जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों की अपघटित होते हैं। ठीक है, पाए जाने वाले जीवों द्वारा जो है अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में जो है मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी का उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मैंने बोला ना जुताई हल चलाना, इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग पड़ाव भी बोलते हैं हमारी तरफ। ठीक है, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय जो है जुताई के समय खाद मिट्टी में जो है भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है ना, बुआई से पहले। अब कृषि औजार क्या क्या होते हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ये कार्य औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य के उपयोग में जो है लिए जाने वाले प्रमुख औजार है। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जो दो बैलों की जोड़ी व अन्य पशु जैसे घोड़े और ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है ये जो टर्मिनोलॉजी है फाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, आपको समझ में नहीं आएगी कि फाल क्या होती है। तो जो आपके हल के नीचे यहाँ से, हाँ, जो हल के, एक मिनट, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती, जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हल सेप्ट किसे कहते हैं? जिसमें हल का मुख्य भाग जो होता है, मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहेंगे? हल सेप्ट कहेंगे। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के लिए डंडे से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे बैलों की गर्दन की ओर ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल व एक आदमी इससे सरलता से चल सकता है। आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती थी प्राचीन काल में, और ये बहुत ज़रूरी है ना। अब आजकल तो क्या है, लोहे के हल आ गए और लोहे के हल के साथ ट्रैक्टर यूज में लिया जाता है ना। तो पहले किन किन लोगों ने इस प्रकार के जो यहाँ दिखा रखा है ऐसे हल देखे हुए हैं, मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरा तो देखा हुआ है। इसको जो है फाल कहते हैं, और आज भी हम लोग उसको फाड़िया बोलते हैं। जो आपके किसके होते हैं, जो लोहे के होते हैं, उसको फाड़िया भी बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, और इसको हल साफ्ट बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। कुदाली, ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। कुछ ऐसे होती है, ध्यान रखो। अगला आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या काम आता है? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से होती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है आजकल। बुआई की बात कर रहा हूँ। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन करना है। अब जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूँ। हम लोगों को एक खेत है, ये एक खेत है,
और इस एक खेत में सरसों बोनी है। क्या बोनी है? सरसों। अब आपकी तरफ चना कुछ भी बो सकते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो जैसे हम लोगों ने को यहाँ पे सरसों बोना है, और सरसों में सरसों जो बोनी है उसके मैंने ये बीज लिए। अब बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि इसमें जो बीज लिए मैंने देखा नहीं, और यहाँ कुछ सरसों के अलावा गेहूं के बीज, इसके अलावा कुछ जो आपके चारा होता है, खरपतवार होती है, उसके बीज, और ये सब मैंने इस एक उसमें लेके और यहाँ मैंने क्या कर दी? बुआई कर दी। तो जो ये फसल होगी, क्या ये सरसों की शुद्ध फसल होगी? नहीं। और इस फसल को जो है अगर शुद्ध तरीके से, और हो सकता है हम लोग जो सरसों का बीज लें, सरसों का बीज जो जो लें अच्छे गुणवत्ता वाले नहीं लें, और ऐसा बीज ले ले जो कि किसी काम का नहीं है, वो उगे ही ना, तो फिर तो उपज होगी नहीं। आज किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, और आजकल बहुत सारे कंपनी के बीज चलते हैं। ठीक है, आजकल बाजरे में भी जैसे संकर बाजरा आने लग गया, जैसे ज्वार में 15 नंबर 25 नंबर है, जो बहुत सारे आते हैं, है ना। तो वो चीज़ें है ना, बहुत सारी आती है, बहुत बहुत प्रकार की आती है, और इनकी जो है किस्में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? ये बोल रहा है कि क्रियाकलाप है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक बीकर लेना है, और इसमें पानी जो है आधा भरना है, और इसमें एक मुट्ठी गेहूं डालना है। अभी बोल रहा है कुछ बीज है जो तैरने लग जाते हैं, बीज पानी में बैठ जाते हैं, वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, और इस कारण वो जो है हल्के होते हैं, अतः यह जल में तैरने लग जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज को बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। अब परंपरागत क्या औजार है? पहले बुआई के लिए क्या काम में लिया जाता था? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। कीप, ये देखो आपको दिख रही है कीप, मतलब आप लोग जो है किसी भी बोतल वगैरह में एक इस प्रकार का एक यंत्र होता है, यंत्र तो नहीं बोल सकते, एक प्लास्टिक का होता है, और उसको हम लोग जो है कीप बोलते हैं। मैं थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। जैसे ये कुछ इस प्रकार का, यहाँ से गोल, और ये इस प्रकार का जो है, और यहाँ से बिल्कुल छोटा होता है। तो ये एक प्रकार का कीप है, और इस कीप को जो है किसी बोतल के आगे लगाकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके तेल वगैरह कुछ पानी वगैरह कुछ भर सकते हैं, जिसमें बाहर गिरे नहीं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक कीप लगी होती है, और नीचे एक पाइप लगा होता है, नीचे वही हल लगा होता है नुकीला। तो इसी प्रकार से ये ऊपर से बीज डालते जाते हैं, और ये होता जाता है। एक आता है आजकल सीड ड्रिल। अब देखो उसका जमाना तो गया, तो सीड ड्रिल आजकल बहुत उपयोग में लिया जाता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब है, सीड यानी क्या होता है? बीज, और ड्रिल यानी छेदना। तो बीज को छेदन, ठीक है, इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों के पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना आवश्यक है। सही बात है, ज़्यादा अगर घने पौधे हो जाएंगे तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, पोषक नहीं मिलेंगे, और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। तो ये होने के लिए एक निश्चित दूरी, जैसे एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा जैसे यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा जैसे यहाँ पे लगा दिया, ऐसे दूरी पे पौधे होने चाहिए, जैसे सबको क्या मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, पोषक तत्व मिले, जल मिले। ठीक है, अत्यधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होगा। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं।
खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद के तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। सही बात है। अब यहाँ पे ये कुछ बता रहा है, हम लोग जो है डायरेक्ट बात करते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। जबकि खाद कहाँ बनता है? अपने घर के आसपास जो सड़े गले भूसे से बनता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके जिसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बोलते हैं, और ये किसी पौधे की गुणवत्ता के लिए अच्छा होता है। इसके उपयोग में किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने से सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी को उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अब जैसे ये क्या है कि हम लोग डालते हैं तो इससे क्या है, जल प्रदूषण होता है और मिट्टी के लिए भी जो है वो थोड़ा सा ये नुकसानदेह होते हैं। बार बार अगर हम इसको डालते रहेंगे तो ये नुकसान जो है वो देगा। या तो हमें इसमें जैविक खाद डालना चाहिए या 2 फसल उगाने के बाद एक बार खेत को खाली छोड़ना चाहिए। ज़्यादातर हमारी तरफ ऐसा ही करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएपी, यूरिया इनका यूज करते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांत रूप में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं एक ऋतु में उगाते थे। एक गेहूं तो दूसरी ऋतु में जो है गेहूं दूसरी ऋतु में, मतलब एक ऋतु में क्या फलीदार पौधे या चारा उगाएंगे और दूसरी में जो है किसान क्या उगाएंगे, दूसरी ऋतु में आपके गेहूं उगाएंगे। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः पूर्ण हो जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उनके जड़ों में जो है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होता है। जो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, राइजोबियम भी बोलते हैं उसको, है ना। तो ये क्या करता है कि आपके जो नाइट्रोजन की कमी हो तो उसकी प्रतिपूर्ति करता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। यह फलीदार लेग्यूमिनिस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक और खाद में क्या अंतर है ये बेसिक मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे आपको पढ़ना ही चाहिए कि उर्वरक और खाद होता क्या है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ जो कि किससे, गोबर और पौधों के अवशेष से यानी उसके विघटन से बनता है। उर्वरक क्या है, फैक्ट्री में उत्पादित होता है और खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में या फिर किसी गड्ढे में। उर्वरक में जो है मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से मिट्टी को होम्स जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में क्या क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, और ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसलिए आजकल क्या उर्वरकों का उपयोग ज्यादा करते हैं। खाद के लाभ, जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और इसमें मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब यूरिया डीएपी डालते हैं ना, तो वो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जिनको किसान का मित्र कहते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं उससे, है ना। और आजकल ऐसा ही हो रहा है और आपके जो शरीर में कैंसर है वो भी इनकी वजह से ही उत्पादित हो रहा है। सिंचाई, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों
कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है तथा जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। पाले यानी सर्दी और गर्म हवा से रक्षा करते हैं, जिसको हम लोग लू बोलते हैं। ठीक है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर क्या खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। और सिंचाई का समय बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक, और ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक हो सकती है। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? कुआं हो सकता है, जलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध, नहर इत्यादि रहते हैं। ये तो हमको पता ही है। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कौन कौन से हैं? मोट, जिसको हम लोग घिरनी बोलते हैं, चेन पंप, ढेंकली, रहट। ठीक है। इसको उत्तोलक तंत्र भी बोलते हैं। ये देखो, मोट ऐसा होता है जिसमें एक इधर से जो है बार बार भेजा जाता है और खींचा जाता है, और फिर ये मोट के द्वारा जो चमड़े का बना होता है, इसके द्वारा जो है वो डाला जाता है इधर से। ठीक है। एक होता है ये चेन पंप। ठीक है। जो कि बार बार ऐसे घूमता रहता है, एक तरफ से खींचा जाता है, एक तरफ से उधर से खींचा जाता है, फिर ये घूमता घूमता एक नहर से पानी। और ढेंकली इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का होता है। और एक सबसे अत्याधुनिक जो है रैट होता है, जिसमें एक पशु घूमता जाता है, और ये पशुओं के लिए बहुत दुखदायक चीज है। अब ये ऐसे घूमता जाएगा और पानी जो है बाहर निकालता जाएगा। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के आधुनिक विधियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और एक फसल। ठीक है। सिंचाई की आधुनिक विधियां हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। उर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य रूप से जो है वो जुड़े होते हैं। इनको फव्वारा विधि भी बोलते हैं। ठीक है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लौन, खोपी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, बहुत उपयोगी होता है इससे, है ना। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ ये चीज यूज में ली जाती है। एक होता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में जो है बूंद बूंद करके पौधे सीधे पौधों को जड़ों में गिरता है। जो आपके पानी है वो छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं, और वो बारीकी से जो है वो हर एक पौधे की जड़ों में जो है जाके गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे और वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सरसों को ये ड्रिप तंत्र से पानी दे सकते हो, नहीं। उसे हर एक पौधे में हम लोग इतने नल कहाँ से लगाएंगे? तो इसमें जो है इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान होता है। खरपतवार से सुरक्षा। बूजो और फहेली निकट के गेहूं के खेत में गए, और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हें अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य व पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है? निराई करनी पड़ती है। खरपतवार को हटाने व उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने
में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय इसमें पुष्पन व बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हैरो द्वारा किया जाता है। हैरो भी ट्रैक्टर के जुड़ने वाला एक यंत्र होता है दोस्तों। रसायनों का उपयोग से भी खरपतवार हटाया जाता है। खरपतवार नाशी इन्हें कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारा की सहायता से भी खेत में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था कि खरपतवार की वृद्धि समय व पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव के से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह पर, नाक पर कपड़े से ढक लेना चाहिए। फिर आता है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। कटाई के दौरान तो या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा इसे धरातल के पास से ही काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 मंथ का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं। काटी गई फसल के बीजों, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर एवं थ्रेसर से युक्त संयुक्त रूप होता है। ये ऐसी कोई मशीन आती है, पंजाब से हमारी तरफ भी आती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को पटकते हैं, कर या विनोइंग से अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना ये। भंडारण। भंडारण में क्या होता है? फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो और उन्हें नमी, कीट, चूहों व सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखना है तो ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित करने के अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में रखकर सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, जिससे उनकी कीट पीड़ को जीवाणु व कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पादन भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े बर्तन जिन्हें बिन्स कहते हैं उनमें करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है जिससे उनको पेड़ को जैसे कि चूहे, कीटों से सुरक्षित रखा जाए। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में ली जाती है। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। ये कुछ साइलो इस प्रकार का दिखाई देता है जिसे हम लोग बीज गोदाम भी बोलते हैं ना। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ये जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी ये सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास व देखभाल के लिए आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो हम लोगों ने पूरा ये पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। वैसे ये पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन बहुत अच्छा पार्ट था और ऐसे पार्ट पढ़ने चाहिए। आप लोग आपके मनोरंजन के लिए भी ये पार्ट पढ़ सकते हैं। बाकी जानकारी तो आपको इससे मिलनी ही है। दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।